पहला क्वेश्चन है, वह विधि जो शिक्षकों को पढ़ाने की विधि मानी जाती है, यानी कि टीचर्स को पढ़ाने की विधि कौन सी है? तो वो है सूक्ष्म शिक्षण। तो यहाँ हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में ही देखेंगे, माइक्रो टीचिंग के बारे में ही देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो वो है डी एलन। अगला सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका जवाब होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका किसने किया का जवाब ऊपर था, डी एलन ने किया। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कब किया, तो इसका जवाब होगा 1963 में किया। तो ये सवाल सभी तरीके के आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यूपी टेट, रीट, इसके अलावा सी टेट, इसके अलावा आपके जूनियर टेट, सुपर टेट, सभी जगह पूरी तरीके से ये आपके लिए यूजफुल क्वेश्चंस रहेंगे। अगला सवाल 5 नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम विद्यार्थियों व कम शिक्षण वाली विधि है। यह बात किसने कही थी? ये कही थी B.M. शोर ने। अगला सवाल है 6 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण में किसी एक कौशल का अभ्यास करने के लिए समय निर्धारित है, कितना है? 36 मिनट इसमें समय निर्धारित किया गया है। तो 36 मिनट का एक बार आप वापस से कॉपी पेन अपने पास ले लीजिए, मैं आपको डिवाइडेशन बता देता हूं। जब हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं तो कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है, तो वो चरण हमारे पास कुल 5 चरण मिलेंगे आपको, ठीक है। उसमें पहला जो है वो है आपका शिक्षण, यानी कि शिक्षण को आपको देने पड़ेंगे 6 मिनट। फिर है आपका प्रतिपुष्टि, 6 मिनट इसे देने पड़ेंगे। फिर है पुनर्नियोजन, इसको 12 मिनट देने पड़ेंगे। अगला है पुनः शिक्षण, इसको फिर 6 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि, इसको फिर से 6 मिनट। इस प्रकार टोटल जोड़ेंगे हम तो 5 तरह की प्रक्रियाओं के बाद ये कुल आपको 36 मिनट लगते हैं। फिर से देख लीजिए, पहला शिक्षण, दूसरा प्रतिपुष्टि, दोनों को 6-6 मिनट, पुनर्नियोजन इसके लिए 12 मिनट, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि इसके लिए 6 मिनट। तो ये आपको याद भी हो जाने चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण में किसी एक कौशल का अभ्यास करने के लिए समय निर्धारित 36 मिनट है, लेकिन ये किस तरीके से है, तो कौन से कौशल के लिए कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इनमें काफी सारे मेरे भाई बहन गच्चा खा चुके होंगे, या फिर जिन्होंने सही किए होंगे उनको भी पता होगा। और साथ साथ मैंने नए क्वेश्चंस भी जोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने में मदद करेंगे। वीडियो पूरा देखना, आगे भी और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अगला सवाल है, पाठ योजना का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो थे हर्बर्ट, ठीक है ना। अगला सवाल है 8 नंबर, सूक्ष्म सिद्धांत के सिद्धांत है, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो ये सिद्धांत 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? तो स्वयं करके सीखना, भूल को सुधारने व जानने का सिद्धांत। कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं कई बार, क्या होता है कि जब फॉन्ट को कन्वर्ट करते हैं यूनिकोड में तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो तब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से आप सद्बुद्धि पाठक हैं और आप इन चीज़ों को समझेंगे, मानवीय भूलों को, और सही चीज़ को ग्रहण करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है स्वयं करके सीखना, दूसरा है भूल को सुधारने व जानने का सिद्धांत, तीसरा है बार बार अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं तीनों, ये सभी सूक्ष्म शिक्षण के ही सिद्धांत हैं। अगला है सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं 3 हैं आपके सामने, ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और अंतरण। ये तीनों सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं हैं। अगला सवाल है, पाठ योजना का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो हम सभी को पता है, हर्बर्ट ने किया। ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी आ चुका है, फिर भी अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा। तो पाठ योजना का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे हर्बर्ट। हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम था। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के लिए मूलतः कितने पद प्रतिपादित किए? तो देखिए, इन्होंने मूलतः 4 पद प्रतिपादित किए। फिर भी हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से ये चीज़ फेमस है, आपको सबको पता है कि इसने 5 पद बताए गए हैं बाद में। तो हर्बर्ट ने मूल रूप से जो है वो केवल 4 ही पद प्रतिपादित किए थे। अब इसकी पंचपदी की बात करें तो एक बार ध्यान रखना, पंचपदी में जो एलिमेंट्स है वो हैं, पहला है पूर्व तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण या फिर नियमितीकरण, और फिर अगला है मूल्यांकन। ये बात फिर से बार दोहरा देता हूँ, पंचपदी में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण अथवा नियमितीकरण, और 5वां है मूल्यांकन। पूर्व तैयारी जो है, इसमें 2 एलिमेंट शामिल किए गए थे, वो है पहला प्रस्तावना और दूसरा है प्रस्तुतिकरण। तो ये भी आपको एक बार क्लियर हो जाना चाहिए।
अगला सवाल है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के लिए मूलतः कितने पद दिए थे? ये 4 दिए थे, मूलतः 4 दिए थे, बाद में 5 हो गए थे। अगला है 12वां, हर्बर्ट स्पेंसर के शिष्य थ्रिलर ने स्पष्टता को विभाजित किया। तो स्पष्टता को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, पहला था प्रस्तावना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण। ठीक। अगला सवाल है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य उद्देश्य कथन, ये पद किसने जोड़ा था? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य एक चीज और आती है, वो होता है उद्देश्य कथन। ये सब पाठ योजना के ही अंग है। इसको किसने जोड़ा उद्देश्य कथन को? वो है रीन। ठीक है ना, फिर से ध्यान रखिए, रीन। अगला सवाल है, हर्बर्ट योजना यानी कि पाठ योजना की पंचपदी किसने प्रस्तुत की? हर्बर्ट ने की, ये मैं आपको बता ही चुका। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया या व्यवस्था के सभी पहलुओं का आलेख ही पाठ योजना है। फिर से सुनिए, ये कोटेशन है, शिक्षण प्रक्रिया या व्यवस्था के सभी पहलुओं का आलेख ही पाठ योजना है। ये बात किसने कही थी? टी.वी. डेविस ने ये बात कही थी। अगला, अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित देख रहे हैं। ठीक है ना, हिंदी टीचिंग मेथड्स, तो उनको एक बार हम देख रहे हैं अभी। तो इसका जो सवाल है 16 नंबर आता है, भंडारकर विधि किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार टेट में, यूपी टेट में, रीट में, जूनियर टेट में, सुपर टेट में, जूनियर सुपर टेट में, सब में रिपीट हो चुके हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने और जोड़े हैं, तो उनको एक बार आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज को आप अटेंड कर सकते हैं। भंडारकर विधि किसे कहा जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। अब इसको भंडारकर विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि भंडारकर ने ही इसका इजाद किया था, इसलिए इसे हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। अब अगला सवाल है, पद शिक्षण विधि को, अगला सवाल है, द्वितीय भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण शिक्षण विधि में जोर दिया जाता है। 18 नंबर का सवाल, इसमें लिखना और पढ़ना पर जोर देते हैं। किस पर? लिखना और पढ़ना पर। अब ये अलग अलग क्रम से चलेगा, तो ध्यान रखना है कहाँ किस पर जोर दिया जाता है। सुनना और बोलना तत्व पर जोर दिया जाता है। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। तो व्याकरण शिक्षण में तो देख रहे हैं हम, जो किस पर जोर है? लिखना और पढ़ना पर। और प्रत्यक्ष विधि में किस पर जोर है? सुनना और बोलना पर। अगला सवाल है 20 नंबर, प्रत्यक्ष विधि में किन कौशलों पर फोकस किया गया है? तो ये है इसका सही जवाब, सुनना और बोलना पर। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो इसीलिए रखे गए हैं, इस प्रकार इसको बनाया गया है ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनका अभ्यास भी हो सके। अगला सवाल है 21 नंबर, व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के बीच सेतु बंध है। तो इन दोनों के बीच जो सेतु का कार्य करता है वो करता है आपके द्विभाषी विधि। कौन सा करता है? द्विभाषी विधि, यानी कि 2 भाषाओं की जो विधि है वो इसके बीच सेतु का कार्य करती है। अगला सवाल है, द्विभाषा शिक्षण विधि में किन कौशलों पर फोकस किया जाता है? तो द्विभाषा शिक्षण विधि में चारों जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही इनका क्रम भी है। आपको क्रम से भी याद करना पड़ सकता है, पड़ेगा, और आप इसको कर लें, क्योंकि वह पूछता है चौथा क्वेश्चन कौशल कौन सा है? लिखना। तीसरा कौशल कौन सा है? पढ़ना। तो पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। ये चारों के चारों द्विभाषा शिक्षण विधि में फोकस किए गए हैं। अब अगला सवाल है 25 नंबर, द्विभाषा शिक्षण विधि का प्रयोग एक शिक्षण विधि के रूप में सर्वप्रथम इंदौर विश्वविद्यालय में किया गया, लेकिन सवाल है कब किया गया? तो इसमें कब किया गया का जवाब है 1979। किसी का बर्थ इस साल हुआ हो तो याद रख लेना, क्योंकि 79 में उत्पन्न हुई पीढ़ी बहुत अच्छी है, उन्होंने सब कुछ देखा है। तो यहाँ 2 सवाल हैं, द्विभाषा शिक्षण विधि का शिक्षण विधि के रूप में प्रथम प्रयोग कब हुआ? 1979 में। और कहाँ हुआ? इंदौर यूनिवर्सिटी में हुआ। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ शामिल हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ, अभिक्रमित अनुदेशन विधि निम्न में से किन सिद्धांतों पर काम करती है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि निम्न में से किन सिद्धांतों पर काम करती है? तो भाई ये सिद्धांत है विषय वस्तु का सिद्धांत, स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत, तत्काल मूल्यांकन का सिद्धांत, या सभी? तो इसका जवाब होगा सभी। अगला सवाल है, अभिक्रमित अनुदेशन स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य पुस्तक ही नहीं अपितु यह एक प्रशिक्षु विधि भी है, प्रशिक्षु प्रविधि भी है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एविल ने। अगला सवाल है, स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया। कब किया? 1954 में। तो यहाँ भी 2 सवाल हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने किया। कब किया? 1954 में किया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन 1955 में किसने किया? तो ये किया नॉर्मन ए क्राउडर ने। तो वही 2 सवाल हो गए, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन कब हुआ? 1955 में। किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर ने किया। नंबर 30 सवाल, थॉमस
एफ गिलबर्ट ने 1962 में किस अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने किया था अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का। तो यहां भी वही 2-3 सवाल कि 1962 में अवरोही अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? थॉमस गिलबर्ट ने किया। थॉमस गिलबर्ट का कौन सा अनुदेशन है? तो अवरोही अनुदेशन है। कब किया? 1962 में किया। अनुकूलनीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? वो है गॉर्डन पास्क। अगला सवाल है, एक शिक्षण प्रविधि या एक शिक्षण विधि के रूप में सर्वप्रथम बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया 1954 में। तो शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रयोग अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? स्किनर थे। और कब किया? 1954 में। अब अगला सवाल, अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी के विद्वान एल प्रेसी ने किया। तो किसने किया सर्वप्रथम? एल प्रेसी ने किया। एल प्रेसी कहाँ के थे? सिडनी के थे। और कब किया? 20वीं सदी में किया, जो कि आपका क्वेश्चन है। बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है किसे? ये किसका अल्टर नेम है? किसका दूसरा नाम है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। लड़ाकू विमानों में खराबी सुधारने से संबंधित शिक्षण विधि है। ये सवाल घुमा फिरा के बहुत बार आता है, बहुत बार। और इसका जवाब होगा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन। ये दो नहीं है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ही इसका सही जवाब है, क्योंकि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम भी जो है वो है आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल 36 नंबर, गणितीय समस्याओं को सुलझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करेंगे। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन किससे संबंधित है? मैथमेटिक्स से संबंधित है। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इसको विशेष रूप से ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। अगला सवाल, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन 1965 में प्रतिपादित किया। किसने किया? लॉरेंस एंड स्टुलारो ने इसको प्रतिपादित किया था। वही 2 सवाल है। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन कब हुआ प्रतिपादित? 1965 में। किसने किया? लॉरेंस एंड स्टुलारो ने किया। तो ये सवाल आपके लिए अच्छे खासे मॉक टेस्ट भी साबित हो सकते हैं। आप चाहें तो इनको टेस्ट सीरीज के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जैसे भी चाहें आप इनको यूज करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए ये सीडीपी के, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के और मेथड्स के। ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इसमें आपके सामने काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके मेथड से रिगार्डिंग भी हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजी है उससे रिगार्डिंग भी हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी संबंधित क्वेश्चंस आपको यूजफुल रहने वाले हैं। अब अगले सवाल 2 मैंने यहाँ भूगोल के शामिल किए हैं, तो इसलिए इनके नंबरिंग अलग हुई है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी अच्छे सवाल हैं। तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर जो गठित प्रथम राज्य है वो है भाई आपका आंध्र प्रदेश। अब इसका गठन कब हुआ ये भी आप लिख लीजिए एक बार। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर गठित नवीनतम राज्य है। तो देखिए, पहला तो है कि प्रथम राज्य तो जो है आंध्र प्रदेश, नवीनतम राज्य जो है तेलंगाना। ये कब गठित हुआ? 2 जून 2014 को हुआ। तो ये अभी छोटा ही है, केवल ये यूं मान के चलिए कि ये 6-7 साल का बच्चा है। अगला सवाल 38 नंबर, कठिन से सरल शिक्षण सूत्र पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। किससे संबंधित है? ये मैथमेटिक्स से। इसमें पहले टिपिकल जो गणित के सूत्र हैं उनको बताया जाता है, फिर सरल सूत्र अपना आप निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से आप सीख जाते हैं इसमें। अगला सवाल है 39 नंबर, कोरोना काल में सबसे अधिक किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया? देखिए, आंख नाक कान सब खुले रखने पड़ते हैं। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। फिलहाल आप जानते हैं स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, इंस्टीट्यूट सब बंद हैं, तो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप? ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं भी वही आपको प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी पढ़ाई का क्रम टूटे नहीं, आप अच्छे से तैयारी कर सके। सीटेट, यूपीटेट, रीट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें आप, रीट की, यूपीटेट की, जूनियर सुपर टेट की और सुपर टेट की। ठीक है, तो कंप्यूटर पर हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल, इसलिए कोरोना काल में सबसे अधिक शिक्षण प्रविधि जो है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का ही प्रयोग किया जा रहा है। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में किया गया। तो ये जवाब आपको मिला। अगला सवाल है, इसी में कब हुआ? तो भाई ये 1963 में हुआ। तो यहाँ भी 2 सवाल आपके पास छुपे हुए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो भाई द्वितीय जो लिखा है वो मैंने गलत नहीं लिखा, लेकिन जब इनको कन्वर्ट किया मैंने फ़ॉन्ट को तब ये इस तरीके का हो जाता है। तो उम्मीद है आप सब लोग इस चीज़ को समझेंगे और सार सार को गही रहे थोथा देही उड़ाए, उस बात पर आप ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है व्यतिरेक विधि। कौन सी है? व्यतिरेक विधि, यानी कि तुलना करना। अगला है, विद्यालयों में शनिवार को आयोजित होने वाली अंत्याक्षरी प्रतियोगिता
किस शिक्षण विधि का अंग है? ये एनालिटिक क्वेश्चंस हैं, ये की क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिक क्वेश्चंस हैं, तो इसका जवाब होगा आपका व्यतिरेक विधि। तो इस तरीके सवाल आपको खुद को तैयार करने पड़ेंगे। थॉमस एस रिस्क ने इकाई के सोपान माने हैं। कौन कौन से माने हैं उसने? यूनिट के सोपान, इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास और इकाई की पूर्ति, तीनों उसने माने हैं। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य का नाम बताइए। तो ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं। एसएसटी से जिन्होंने रीट का फॉर्म भरा है, जिन्होंने यूपी टेट, जूनियर टेट, सुपर टेट जो भी एग्जाम दिए हैं एसएसटी से, उनके लिए यूजफुल हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा आपका राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा है सिक्किम। इसका जवाब होगा स। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। तो यहां जिला पूछा है, तो जिला आपका कच्छ और माहे। कच्छ और माहे दो जिले हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े और छोटे हैं। कच्छ सबसे बड़ा है और माहे आपका सबसे छोटा है। अगला है, भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी बता दूं, लेकिन इससे पहले ध्यान रखना कि कच्छ आप जानते हैं गुजरात में है और माहे आपका पुडुचेरी में है, ठीक है ना, पुडुचेरी में है। भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु, तो वलागू आपका सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो है वो है आपके सरक्रीक रेखा। तो ये दोनों आपके बिंदु हो गए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये सभी को पता है, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। अप्रोक्सीमेट इसका सही जवाब सभी को पता है, और सातों के सातों राज्य आपको रटे हुए होंगे, फिर भी नहीं है तो लिख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब काफ़ी भाई बहनों के पास इसकी ट्रिक भी होगी, तो वो ट्रिक कमेंट बॉक्स में शेयर करना यारो, ताकि और भाई बहन भी इन सातों के सातों स्टेट्स को याद कर सकें जिनके मध्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो कुल राज्य 7 हैं जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनको सीक्वेंस में भी हमें याद रखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए घुमा फिरा करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और सारे की सारी चीजें आपको याद हो सकें। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको रीट भर्ती परीक्षा, चाहे यूपी टेट भर्ती परीक्षा, जूनियर सुपर टेट या सुपर टेट, या टीचिंग संबंधी जितने भी एग्जाम्स हैं, टेट संबंधी जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सब में यूजफुल रहेंगे। अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात हो, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो, टीचिंग मेथड्स की बात हो, ये सभी क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, या फिर जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, या फिर आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहते हैं, या फिर आप टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियां कहते हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैंने काफी मेहनत के बाद कलेक्ट किए हैं काफी सारी बुक्स से, और आप ही के लिए केवल इसलिए यहां प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में इनसे बेनिफिट मिल सके। तो बेनिफिट जरूर उठाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।